नमस्कार, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। जी हां, चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोथेरेपी का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान के प्रति धन्यवाद देने के उद्देश्य से दुनिया भर में आज 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। लोगों को फिट और हेल्दी रखने में फिजियोथेरेपिस्ट की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के प्रति धन्यवाद देने के उद्देश्य से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे या फिजिकल थेरेपी डे फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अपने पेशेंट्स के लिए किए जाने वाले कामों को स्वीकार करने और उनको सपोर्ट करने का ये अवसर देता है। साथ ही ये दिन फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। और आज इसी विषय पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर सनोवा पाल, डॉक्टर शिवम चंद्रवंशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दोनों फिजियोथेरेपिस्ट को आवाज मिल रही है हमारी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल सनोवा जी आप ही से, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी में आपने पढ़ाई की है, पेशेंट्स से रोज रूबरू होती हैं आप। तो सनोवा जी आप ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी सेंटर में आते हैं? आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह के पेशेंट से सबसे ज्यादा डील करती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट बनने के पहले आपने क्यों इस प्रोफेशन को चुना? और मतलब मशीनों के लिए ज्यादा वो हो रहे हैं, लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, बहुत समय तक काम करते हैं, उसकी वजह से उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कमर दर्द, गर्दन दर्द, इस तरीके समस्याएं देखने को अधिकतर मिलती हैं। और लोग फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ही कम करना चाह रहे हैं और बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मसल्स वीकनेस आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि लोग मसल्स वीकनेस की वजह से आपके पास आते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। डॉक्टर शुभम आप ये बताइए कि फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न, आज के जमाने में मॉडर्न थेरेपी है। पहले अखाड़ा होता था, अखाड़े में मुद्गल उठाए जाते थे, पहले दंड बैठक लगाए जाते थे, पहले जल क्रीड़ा होती थी, पैर पानी में डाल के झीलों में बैठा जाता था, तालाबों में बैठा जाता था, उससे काफी आराम पड़ता था। पर अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं तो इस तरह के प्रोफेशन में आप किस तरह की टेक्निक अपनाते हैं, लोगों को ठीक कैसे करते हैं? देखिए मैम, अब जो फिजियोथेरेपी है बहुत मॉडर्न आ चुकी है फिजियोथेरेपी में कि अब अगर इंजरी हुई है तो उसमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अभी हम एडवांस चीज जो हम यूज कर रहे हैं, हम लेजर मशीन का यूज कर रहे हैं। वो कितना भी डीप मसल्स में अगर पेन है या इसमें अगर इंजरी है तो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर देती है वो। और हमारे पास बहुत सारी मशीन है, जैसे SWD मशीन है, उसका भी बहुत अच्छा रोल है, खास करके मस्कुलर पेन के लिए। और अर्थराइटिस जो अभी आजकल की डेट में देखा जाए तो जो डे टू डे जो लाइफ चेंज अभी हमारी हो रही है, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में जो अर्थराइटिस बढ़ रहा है उसमें SWD का बहुत रोल है। अगर वो पेशेंट अगर 10 to 15 सिटिंग ले लेता है, मेरे हिसाब से अर्थराइटिस में 50% तक आराम ले मतलब मिल डॉक्टर जाएगा। जो आपने बोला कि अर्थराइटिस के पेशेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी का उपयोग सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी आए दिन उसकी जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी सेंटर सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए बने थे। तो आपको क्या लग रहा है कि खिलाड़ियों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग बच्चे आज सभी को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ रही है? तो आपके सेंटर पर सबसे ज्यादा किस वर्ग का आना जाना है? मैम अब देखा जाए ना तो वो वर्ग आ रहा है जिसने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है मैम। चाहे वो बच्चा हो, अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल देख रहा है मैम तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला वो आ रहा है हमारे पास। और उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है क्योंकि वो अब ग्राउंड में जाना पसंद नहीं करते बच्चे, दिन भर मोबाइल चलाते हैं मैम घर में बैठकर। तो एक्टिविटीज कम हो गई है, उसके कारण मसल्स अब ज्यादा ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो बच्चों में चलने में तिरछापन आ रहा है घुटनों में, और उनके सही से ना पंजे वर्क करते हैं, बच्चे सही से चल नहीं पा रहे हैं। और जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग भी पहले टहलते थे, आजकल बुजुर्ग भी घर में बैठे रहते हैं। तो अर्थराइटिस और जो खान पीन में जो भी बदलाव आया है, जो हम फर्टिलाइजर वाला जो ज्यादा खा रहे हैं खाना,
तो उसके कारण भी मैम जो बीमारियां जो आ रही है नई नई, जैसे थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो शुगर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कंधों को भी जाम कर रहा है, घुटनों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम दे रहा है। तो देखा जाए तो मैम लाइफ स्टाइल चेंजेस से ही सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल चेंजेस वाले ही पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। जैसे बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर शुभम आपने, कि जिस तरह से बच्चे पूरे दिन भर मोबाइल हाथ में लेते हैं तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बढ़ती जा रही है, पैर भी सुन्न हो जाते हैं, चलते फिरते कम है, वजन भी बढ़ रहा है। जैसे कि आपने डायबिटीज का बोला कि डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर की समस्या आम हो गई है, और बड़े बुजुर्ग भी टहलते कम है तो उनको भी आर्थराइटिस और रूमेटाइटिस ये सब होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस वजह से फिजियोथेरेपी का आज बोलबाला है। डॉक्टर सनोवा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिजियोथेरेपी सेंटर्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना भविष्य फिजियोथेरेपी में देख रहे हैं, आज हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनने की होड़ में जुट गया है। एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कैसा होना चाहिए? क्या फिजियोथेरेपिस्ट में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, आप ये बताइए। जी देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट को, मतलब पेशेंट को ऐसा ना लगे, डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को, पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल रहे। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता पाए कि उसको प्रॉब्लम हो क्या रही है, क्यों हो रही है, वो किस वजह से हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिजियोथेरेपिस्ट को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसको मशीन्स का नॉलेज होना चाहिए, और मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे पाएगा। कितनी अच्छी बात कही आपने कि जितना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट मरीजों को मिल सकेगा। उसको सारी मशीनों का नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर सनोवा ने बताया सारी चीजों का डीप नॉलेज। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखा होगा, एक जरा सा 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कौन से कोर्स की आवश्यकता है डॉक्टर शुभम? मैम इसमें बीपीटी करके कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4.5 साल का कोर्स रहता है मैम। इसमें 4 साल तो हमें पढ़ाया जाता है, 6 महीने की हमारी इंटर्नशिप रहती है, और इसके बाद फिर हमारा 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है मैम। इसमें हमें एक चूज करना रहता है कि आप न्यूरो में जा रहे हो, कार्डियो में जा रहे हो, ऑर्थो में जा रहे हो, या स्पोर्ट्स में जा रहे हो, या फिर लेडीज के लिए आप गायनिक में जा रहे हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक लंबा चौड़ा कोर्स है ये, 4.5 साल का, जैसे कि डॉक्टर शुभम ने बताया। पर लोग आजकल मरीज भी बिना जाने समझे अगर फिजियोथेरेपी सेंटर खुला हुआ है तो वहां पहुंच जाते हैं, ये भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट कितना पढ़ा लिखा है, क्या इसकी डिग्री है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कराने के लिए अगर आप जाते हैं तो कृपया करके फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई लिखाई, उसके अनुभव को आप जान लें, उसके बाद अपना फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। डॉक्टर शुभम, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी में कितना फर्क है? मैम देखा जाए तो कायरोप्रैक्टिस फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अलग है, पर आजकल अगर जो मॉडर्न टेक्निक आई है उसमें फिजियोथेरेपी में कायरोप्रैक्टिस धीरे धीरे ऐड हो रही है, क्योंकि पेशेंट क्या है आजकल एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो पेशेंट को लगता नहीं हमें हड्डी चटकवाना चाहिए, पर अगर एक हिसाब से देखा जाए मैम, तो अगर आप प्रॉपर बोन डेंसिटी टेस्ट नहीं करवा रहे हो पेशेंट का, आप डायरेक्ट पेशेंट को अगर कायरोप्रैक्टिस दे रहे हो तो मैम वो बहुत गलत है। क्योंकि अभी जो केसेस उसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं मैम, कायरोप्रैक्टिस में सबसे ज्यादा मैम बोन फ्रैक्चर के आ रहे हैं, क्योंकि कायरोप्रैक्टिस ये करना स्टार्ट करते हैं और बोन मैम फ्रैक्चर हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। क्योंकि कायरोप्रैक्टिस की बात निकली है डॉक्टर शुभम, तो हम आपके माध्यम से, डॉक्टर सनोवा के माध्यम से, उस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कायरोप्रैक्टिस बहुत खतरनाक है। किसी बहुत लंबे अनुभवी व्यक्ति के साथ ही इसको कराने के लिए जाना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं कि गर्दन चटकाई, वो हमेशा के लिए वो आदमी ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे कि कायरोप्रैक्टिस गलत तरीके से गर्दन चटका दे देते हैं या किसी हाथ को, तो उस हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे में भी बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। डॉक्टर सनोवा, आपसे जानना चाहेंगे कि परंपरागत जो फिजियोथेरेपी, पहले तो फिजियोथेरेपी हुआ नहीं करती थी पुराने जमाने में, जैसे कि पानी में पैर डालना, गर्म सिकाई करना, ठंडी सिकाई करना, बर्फ की सिकाई करना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी में। तो आज कौन सी ऐसी मशीनें आ गई जिससे कि व्यक्ति को एक ही कमरे के अंदर गर्म, मतलब हीट थेरेपी, आइस थेरेपी सभी मिल जाता है आपके सेंटर्स में? ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब मशीन्स होती है और कुछ पैड होते हैं, जैसे कि एससीपी होता है, हाइड्रोकोलेटरल पैड्स,
उसमें ये बैंकोनाइट जेल होता है जो भरा रहता है उसके अंदर, तो वो बहुत देर तक गर्मी देता है उस पैड को, जिससे बहुत टाइम तक पेशेंट को हम सिकाई कर सकते हैं। गर्म सिकाई के लिए वो यूज किया जाता है। और SWD होता है, वो भी सिकाई के लिए यूज की जाती है, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे उसको 10 से 15 मिनट यूज करते हैं SWD को या हाइड्रोकोलेटरल पैड को, तो वो बहुत अच्छी और डीप हीटिंग प्रोवाइड करता है। तो ठीक कहा आपने कि कई ऐसी चीजें आ गई हैं अब फिजियोथेरेपी के दुनिया में, जहां पर ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि लोगों को एक ही फिजियोथेरेपी सेंटर में ठंडी सिकाई, बर्फ की सिकाई के साथ साथ हीट थेरेपी, कई तरह के फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो जाते हैं तो उसके लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं, गर्दन के लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कई बीमारियां हैं जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर शुभम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 90% बीमारियों में फिजियोथेरेपी ने कमाल किया है, 90% बीमारियां फिजियोथेरेपी से ठीक हुई हैं। कौन कौन सी ऐसी वो बीमारियां हैं, जिन आपका क्या अनुभव है, कौन सी ऐसी बीमारियां जो फिजियोथेरेपी से ठीक की जा सकती हैं? मैम अभी देखा जाए तो फिजियोथेरेपी से मैम जैसे अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, लोअर बैक पेन हुआ, अर्थराइटिस हुआ, अपना फ्रोजन शोल्डर हुआ, या पोस्ट ऑपरेटिव जो केस आते हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद जो हाथ जाम हो जाते हैं तो उनको खुलवाने के लिए मैम फिजियोथेरेपी का काफी जो मोबिलाइज अपन करवाते हैं, तो काफी ज्यादा मैम फिजियोथेरेपी का रोल हो गया है। अब बाकी जो 10% जो है, जैसे स्पाइन में है, अगर ज्यादा कंप्रेशन है, 3rd डिग्री पे कंप्रेशन है, तो मैम फिर उसमें तो ऑपरेशन ही ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर लिगामेंट में देखा जाए तो ग्रेड 3 है, तो फिर उसमें अपन ऑपरेशन, ये बात तो चलिए आपने बहुत अच्छी कही कि ऑपरेशन रहता है तो ऑपरेशन ही ठीक रहता है। डॉक्टर्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो भी आजकल फिजियोथेरेपी की तरफ काफी जुड़ गए हैं। वो भी, अगर कोई भी जाता है, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी यही सजेशन सुना है कि एक बार फिजियोथेरेपी करा के देखिए। तो क्या डॉक्टरों का भी बड़ा विश्वास है फिजियोथेरेपी पे, डॉक्टर शुभम? मैम डॉक्टरों का बड़ा विश्वास है, क्योंकि हमने उनको विश्वास बना के भी दिया है मैम। अभी पिछले 30 से 40 साल में मैम फिजियोथेरेपी ने डॉक्टरों का काफी विश्वास जीता है। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केस में हमने काफी का मोबिलाइज के दिया है, प्रॉपर हैंड मूव करने लगा है। और मैम जैसे नॉर्मल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो हमने बढ़िया रिकवरी करके दी है। तो न्यूरोलॉजिस्ट भी काफी अच्छा मतलब सेटिस्फाई है फिजियोथेरेपी से। तो मैम देखा जाए तो फिजियोथेरेपी अभी काफी हद तक बहुत और बढ़ भी गई है और बहुत पेशेंटों को उन्होंने सही भी किया है मैम। डॉक्टर शुभम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सनोवा, ये बताइए, सांस और मांसपेशियों से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां, ऑपरेशन के बाद मरीज बहुत दिनों तक खड़ा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका रहती है? क्या हर अस्पताल में एक फिजियोथेरेपी सेंटर तो आज बन ही गया है, पर ऑपरेशन के बाद आपने क्या अनुभव कहता है आपका कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को खड़ा करने में फिजियोथेरेपी कितनी कामगार है? ऐसा है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी, जैसे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर ने अपना 50% काम किया है, बाकी 50% काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो ऑपरेशन मतलब सक्सेस हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर ऑपरेशन, जैसे कि एल्बो का ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट का ऑपरेशन तो हो गया पर उसका मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसका रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा, वो हाथ उसका पहले की तरह वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसकी थेरेपी नहीं हुई है तो। और बहुत अच्छी बात कही। और आगे बताइए। अगर वो थेरेपी करवाता है अपनी, तो उसका पूरा रेंज ऑफ मोशन आएगा, जिस कंडीशन में उसका पहले हाथ था उसमें आएगा। और जैसे कि लिम्ब की एक्सरसाइज करवाते हैं, हाथों की करवाते, पैरों की करवाते हैं, तो उससे उसके हाथ पैरों में स्ट्रेंथ आएगी तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, जब उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कंट्रोल होता है ऑपरेशन का और 50% खुद मरीज को और एक फिजियोथेरेपिस्ट को काम करना पड़ता है शरीर के ऊपर, तब जाके वो ऑपरेशन के बाद खड़ा हो सकता है। डॉक्टर शुभम, कुछ नाम है मेरे पास जिसमें स्पोर्ट्स फिजियो है, न्यूरो फिजियो है, कार्डियो पल्मोनरी है, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक केयर जो है, और रोबोटिक थेरेपी भी जुड़ गई है आजकल इसमें फिजियोथेरेपी में। ये सारी जो थेरेपी और जो नाम मैंने लिए, ये किस तरह से आपके साथ काम करते हैं डॉक्टर? मैम देखिए, न्यूरो फिजियोथेरेपी का जो रोल रहता है वो मोस्टली जो पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्रेन की सर्जरी होती है या स्पाइन की सर्जरी होती है उसमें हम न्यूरो फिजियोथेरेपी का ज्यादा रोल रहता है। और रोबोटिक फिजियोथेरेपी भी ज्यादातर मैम जो स्पाइन इंजरी होती है उसमें क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है मैम बॉडी को,
रोबोटिक थेरेपी एक एडवांस थेरेपी है जिसमें हम रोबोट की एक मशीन बनी रहती है मैम, उसमें हम पेशेंट को, जैसे पेशेंट को खड़ा करवाना है तो हम उसको बांध देंगे और वो रोबोटिक से एलिवेटर के थ्रू वो खड़ा हो जाएगा मैम पेशेंट। तो एलिवेटर के थ्रू खड़ा हो जाएगा मैम पेशेंट। और स्पोर्ट्स में मैम जो अपन ने देखा है कि खिलाड़ियों को जो इंजरी हो जाती है तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपन देखते हैं कि खिलाड़ी को एकदम चोट लगी और कोई आता है फिजियोथेरेपिस्ट एक बैग लेकर और 2 मिनट में वो मैम वहीं के वहीं उसको ठीक कर देता है, उसको स्प्रे डालता है और वहीं पे थोड़ा मोबिलाइज करता है और मैम पेशेंट बैक टू रिटर्न अपना स्पोर्ट्स में वापस खेलने लग जाता है। तो स्पोर्ट्स में तो मैम काफी ज्यादा फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा महत्व है। और जेरियाटिक्स की अगर अपन बात करें मैम तो जेरियाटिक्स में तो अभी जो पहले भी अभी अपन बात कर चुके हैं मैम, जो ओल्ड एज वाले हैं जैसे अर्थराइटिस है, उनका लो बैक पेन है, सियाटिका हो जाता है उनको या फ्रोजन शोल्डर हो जाता है मैम उनको, तो उसमें तो फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है मैम। उनको एक्सरसाइज कराना, बहुत अच्छी बात बताई आपने, जैसे खिलाड़ियों बुजुर्गों के साथ जो आपने बताया कि इस एज में बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत कमाल की चीज है, खिलाड़ियों के लिए तो कमाल की चीज है ही। खेलते खेलते कभी कुछ हो जाए तो तुरंत, जैसे कि आपने बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, एक स्प्रे मोबिलाइज करता है और वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है। डॉक्टर सनोवा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी। हाँ डॉक्टर सनोवा, आपसे भी एक प्रश्न है, ये बताइए कि जिस तरह से क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है फिजियोथेरेपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी में कई लोग आते तो हैं, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने का क्या कारण है? लोग एक कंटिन्यूटी बना के फिजियोथेरेपी सेंटर्स में नहीं आते, इसलिए फिजियोथेरेपी आजकल महंगी भी हो गई है। आजकल लोग उसको अगर जाते हैं तो एक पैकेज वहां पर देखने को मिलता है कि 10 दिन आएंगे तो इतना पैकेज, 15 दिन आएंगे तो इतना पैकेज। क्या फिजियोथेरेपी भी एक कमाने का जरिया बन गया है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल फील्ड है तो कमाने का तो मतलब कोई भी हो अगर कुछ कर रहा है तो कमाने के लिए ही कर रहा है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है पैकेज का उसमें इसलिए रहता है क्योंकि फिजियोथेरेपी में जैसे अपन मेडिसिन लेते हैं, हेडेक की मेडिसिन ली अपन ने, मेडिसिन ली और दर्द सही हो गया 1 घंटे में, तो वैसा नहीं रहता। फिजियोथेरेपी टाइम मांगती है, तो पेशेंट को चाहिए तुरंत रिकवरी हो, ऐसा फिजियोथेरेपी में नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए। तो अब 3-4 दिन आएंगे तो पेशेंट को लगेगा मैं 1 दिन आया था तो मुझे रिलीफ नहीं हुआ तो अब मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो उनको बोला जाता है आप 10 डेज का पैकेज लीजिए ताकि उनको प्रॉपर रिलीफ दिला सके, इसलिए बोला जाता है ऐसा। डॉक्टर सनोवा, जैसा आपने कहा, पर जो आजकल रेट्स हो गए जो कि फिजियोथेरेपी में 45 मिनट का एक सेशन होता है, आजकल क्या फिजियोथेरेपी जुड़ गई जो है, इस फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति से जुड़ गई है, तो ऐसे में कमाने का एक अलग से एक नया जरिया फिजियोथेरेपिस्ट को मिल गया है। कई सेंटर्स ऐसे खुल गए हैं जहां पे बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं पर फायदा नहीं होता है क्योंकि उनको नॉलेज उतना नहीं होता है, पर सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि फिजियोथेरेपी सेंटर्स में कौन कौन सी ऐसी मशीनें रखनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे उपकरण रखने चाहिए? आपको आवाज मिल रही है मेरी डॉक्टर सनोवा? आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ, कौन कौन से ऐसे उपकरण आपके फिजियोथेरेपी सेंटर्स में रखने चाहिए जिससे कि लोग आएं और उसको यूज करें? उपकरण जो उपयोगी हैं वहां पे, जैसे कि मशीन्स हैं, हीटिंग थेरेपी है, मशीन्स हैं। और पहली बात तो ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका नॉलेज वो जरूरी है, उसको कितना नॉलेज है वो देखना जरूरी है। उसके हिसाब से और मशीन्स होना वहाँ किस कंडीशन में, किस डिसीज में कौन सी मशीन लगाना है। डॉक्टर शुभम और डॉक्टर सनोवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी सेंटर आप चलाते हैं और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी है। जिस तरह से हमने देखा कि दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा करे, अपने अनुभव के साथ ही बताने की कोशिश करी कि फिजियोथेरेपी करने के लिए मरीज को तो उतना ही आगे आना ही पड़ेगा, पर जितना फिजियोथेरेपिस्ट और मरीज का एक बीच का एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है। यदि मरीज उनके हिसाब से वो काम नहीं करेगा, वो मशीनों का उपयोग नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसे आराम नहीं पड़ेगा। तो आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।